चलिए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं? कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले आपका एक क्लास से पहले हो चुका है, यूट्यूब पर आपका पार्ट 1 का वीडियो अपलोड भी है। आज जो आपका पार्ट 2 चल रहा है वो है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर से आपको बताना चाहेंगे कि आप ये इकोनॉमिक्स कौन सी क्लास का पढ़ रहे हैं? क्लास 12 का है आपका, और प्लस कॉमर्स स्ट्रीम से आप हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। वैसे तो आप कॉमर्स से हो या साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, कोई भी स्ट्रीम है और आपका इकोनॉमिक्स है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबका सिलेबस सेम ही है। सिर्फ कॉमर्स और साइंस का सेम सिलेबस होता है, लेकिन आर्ट्स का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, लेकिन पढ़ाई वही करना है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है आपके सामने वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हिंदी मीडियम से है तो आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र की अवधारणा है। जैसा कि हम पहले भी बात किए थे, पहले क्या बात किए हैं? कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक उठा लो, दुनिया में जो भी विषय है, जो भी टॉपिक्स है, उसको जब उठा लेते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसको डिफाइन करो, इसका परिभाषा दो। तुम पहले भी एग्जाम्पल दिए थे कि किसी भी विषय का परिभाषा, किसी भी टॉपिक का परिभाषा यदि आपको देना है तो एक हाथी और 5 अंधे वाला कहानी सुनाए थे, हाथी और 5 अंधे। तो उसी प्रकार से ये जो विषय होते हैं वो हाथी की तरह होते हैं, और हम लोग जो परिभाषा बनाते हैं इंसान, ठीक है, हम लोग क्या होते हैं? अंधों की तरह होते हैं। हम लोग के हाथ में जो आ जाता है उसका अपना कल्पना कर लेते हैं। जैसे हाथी का पूंछ एक अंधे व्यक्ति के हाथ में आया तो वो झाड़ू समझ लिया, सुनी तो कहीं ना। उसका पेट पकड़ा, उसका पैर पकड़ा, जो पैर उसका पकड़ के रखा वो बोला ये तना है, पेड़ का क्या है? तना है, समझ रहे हैं? कोई कान पकड़ा तो बोला सूप है। उसी प्रकार से कोई भी विषय पकड़ लो। अभी हम विषय पकड़ के चल रहे हैं अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। आप बीएसटी पढ़ते हैं, मतलब प्रबंध शास्त्र पढ़ते हैं। प्रबंध का परिभाषा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या एक परिभाषा, वहाँ पर जो एक्सपर्ट थे क्या एक ही टाइप का परिभाषा दे रहे थे? नहीं, क्योंकि सब अंधे हैं हम लोग। अंधे मतलब कोई देख तो नहीं सकता। अर्थशास्त्र तो कोई इंसान है, कोई जीव जंतु है क्या जिसको हम देख सकते हैं और देख के परिभाषा बना देंगे? अच्छा ये इसका 2 पैर है, 2 हाथ है, नाक है, ये बोलेंगे क्या? अर्थशास्त्र क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता है, ये सब अदृश्य है, हिडन है। ठीक है, तो जो हिडन चीज है, अब अदृश्य चीजों का परिभाषा बनाना है तो आपको उसके लिए विश्लेषण करना होगा, रिसर्च करना होगा, उसके बाद अपना आप परिभाषा बनाते हैं। उसमें भी आप एक व्यक्ति से पूछिए उसके बारे में तो कुछ अलग बोलेगा, दूसरे व्यक्ति से पूछिए तो अलग बोलेगा। यहाँ तो ये अदृश्य है। इंसानों के बारे में पूछिए ना, जैसे मेरे बारे में किसी से पूछिए तो हो सकता है मेरे बारे में अच्छा बोले कोई, किसी और से पूछिए तो हो सकता है मेरे बारे में बुरा बोले, कोई पॉजिटिव बोले, कोई नेगेटिव बोले। एक जैसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो हम लोग तो दिखते भी हैं, सो हम लोग का परिभाषा एक नहीं है, हम लोग को एक तरीके से कोई डिफाइन नहीं करता है। तो ये तो अर्थशास्त्र, ये तो एक अदृश्य विषय है जिसको देख नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको भी परिभाषित जब किया जा रहा था तो कई एक्सपर्ट, कई विद्वान थे जो अलग अलग परिभाषा दिए। उनके दिमाग, वो भी रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद जो भी उनके दिमाग में आया उसके अनुसार वो अपना परिभाषा बनाए। तो वही हम लोग यहाँ आज पढ़ने वाले हैं कि जैसे वेल्थ कॉन्सेप्ट, अर्थशास्त्र को धन अवधारणा से समझाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। समझे बात? मतलब उनका क्या मानना था? अर्थशास्त्र क्या है? आपको पता भी है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? एडम स्मिथ को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा गया है। तो एडम स्मिथ क्या सोचते थे, किस प्रकार से अर्थशास्त्र को परिभाषित किए थे? तो वो बताते थे कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, धन का विज्ञान है। आप धन का विज्ञान भी बोल सकते हैं या धन का अध्ययन है। मतलब जहां पर धन का अध्ययन हो रहा है वो अर्थशास्त्र का ही विषय है। किनका कहना था ये? एडम स्मिथ। और साथ में आप ये जान रहे हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी यही है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक। फिर
वेलफेयर कॉन्सेप्ट, कल्याणवादी अवधारणा किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने दिया। किसने दिया? मार्शल ने। ठीक है, किसने दिया? मार्शल ने दिया। मार्शल ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा दिया? कल्याणवादी तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, कल्याणवादी परिभाषा दिए थे। ठीक है, तो इनका क्या कहना था अर्थशास्त्र के संबंध में? तो इनका कहना था कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मानव कल्याण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। मानव कल्याण, कल्याण मतलब यहाँ पे जीव जंतु कल्याण नहीं, मानव कल्याण के संबंध में जहां पर अध्ययन किया जाता है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। किसने कहा? मार्शल ने कहा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये अभी चारों जो लिखेंगे चारों का, लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही है। सेंटर पॉइंट एक ही है, कैसे है वो भी लास्ट में बात करेंगे। फिर स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी हिंदी क्या होता है? दुर्लभता, कमी। कमी संबंधी अवधारणा किसने दिया? रॉबिन्सन ने दिया। किसने दिया? रॉबिन्सन ने दिया। ठीक है, क्या कर रहे थे? इनका क्या कहना था? अर्थशास्त्र क्या है? दुर्लभता शॉर्ट में लिखा हुआ है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि संसार में साधन सीमित है। ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, इस पर संसाधन क्या है? सीमित है। कुछ असीमित भी है, बोलेंगे सूर्य का जो किरण है, प्रकाश है, वो तो असीमित है। तो वो छोड़कर जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, सब क्या है? सीमित संसाधन है। तो संसार में साधन सीमित है, दुर्लभ है। सीमित बोल रहे तो क्या दुर्लभ नहीं बोल सकते हैं? दुर्लभ, सीमित है मतलब कमी है ना। तो संसार में जो साधन है, संसाधन वो कम है, सीमित है। लेकिन संसार में रहने वाले व्यक्तियों का जो आवश्यकता है वो क्या है? असीमित है। क्या है? असीमित। अब सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकता को क्या पूरा किया जा सकता है? संभव है? ये नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही सीमित संसाधन में से असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसका अध्ययन जहां किया जाता है वो क्या है? अर्थशास्त्र। सीमित साधनों से असीमित मांगों को किस प्रकार पूरा किया जाए, संभव तो नहीं है, लेकिन अध्ययन करके कुछ संभव बना सकते हैं। तो वही अध्ययन करके हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार सीमित साधन से असीमित मांगों को पूरा किया जाए। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें भी मांग में भी आपका प्राथमिक डिमांड होता है, तो सेकेंडरी डिमांड होता है। प्राथमिक डिमांड क्या है इंसान का? आप जानते हैं, भोजन। सबसे पहले क्या चाहिए इंसान? भोजन ही चाहिए। फिर सेकेंड में आप कपड़ा बोल सकते हैं, थर्ड में आप निवास बोल सकते हैं। ठीक ना? तो उसी प्रकार से पूरा होता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जहां पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। किसने कहा? रॉबिन्सन ने कहा। फिर ग्रोथ कॉन्सेप्ट, विकास संबंधी अवधारणा किसने दिया? विकास संबंधी, किसका विकास? मानव विकास। यहाँ किसका विकास का बात हो रहा है? मानव विकास, राष्ट्र विकास, समाज विकास। ठीक है, तो विकास संबंधी परिभाषा, मानव से संबंधित विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया? तो सैमुअल्सन ने दिया। किसने दिया? तो सैमुअल्सन ने दिया। किसने दिया? सैमुअल्सन ने दिया। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा, धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। कल्याणवादी या कल्याणकारी अवधारणा अर्थशास्त्र का किसने दिया? मार्शल ने दिया। पूरा नाम से मतलब नहीं रखना है। कमी या दुर्लभता संबंधी अवधारणा किसने दिया अर्थशास्त्र का? रॉबिन्सन ने दिया। ग्रोथ कॉन्सेप्ट या विकास संबंधी अवधारणा किसने दिया? सैमुअल्सन। ये चारों आपको याद रखना। अब जैक बोर्ड से यदि है तो ये आपको कम से कम चारों को याद रखना होगा। ठीक है, क्या लगता है ये चार ही व्यक्ति दुनिया में आज तक जन्म लिए हैं जो अर्थशास्त्र का परिभाषा दिए हैं? नहीं, और कई विद्वान होंगे और अपना अपना परिभाषा दिए होंगे, सबका अवधारणा अलग होगा। लेकिन आपको अभी पढ़ना कितना है? चार पढ़ना है। बाकी सपोर्टर भी थे, जैसे एडम स्मिथ जब ये परिभाषा दिए धन संबंधी अवधारणा, तो एडम स्मिथ के सपोर्ट में और भी जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री, वो सपोर्ट किए इनकी परिभाषा को। फिर जो मार्शल थे, जो कल्याणवादी अवधारणा दिए थे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे, इनको भी सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग थे, सपोर्ट किए तभी आज पढ़ रहे हैं। यदि हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा अपना तैयार करते हैं विश्लेषण करने के बाद, लेकिन वो कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं, तो वो क्या भविष्य में जाके कोई उस अवधारणा को पढ़ेगा भी? नहीं। ठीक है, तो इनके सपोर्टर हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्सन दिए, इनके भी सपोर्टर हैं।
ग्रोथ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है सैमुअल से, तो इनके भी सपोर्टर हैं। और सब सपोर्टर को आम व्यक्ति नहीं है, वो लोग भी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। क्लियर हो रहा है दिमाग? एक एक करके अब एग्जाम में वाला पूछ लेता है। अभी आप घर जाके जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ना सब कि धन संबंधी अवधारणा किसने दिया? एडम स्मिथ ने। आखिर क्या 2 लाइन तो लिखना पड़ेगा, क्या उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से दी थी? लिखना होगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या फिर जहां धन का अध्ययन किया जाता है वही अर्थशास्त्र है। अपना लिख लेना। फिर कल्याण वाली अवधारणा किसने दिया? मार्शल ने। मार्शल ने कहा क्या था? तो मानव कल्याण किस प्रकार से हो, मानव का कल्याण किस प्रकार से हो, इसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उस विषय को अर्थशास्त्र कहा जाता है। लिख लोगे ये बात जो हम बोल रहे हैं। स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता अवधारणा, दुर्लभता संबंधी अवधारणा रॉबिन्सन ने दिया। क्या कहा? तो आपको बताया अभी डिटेल में कि संसार में साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, मानव की आवश्यकताएं असीमित है। तो सीमित संसाधनों से आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस बात का अध्ययन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में किया जाता है। विकास संबंधी अवधारणा, किसका विकास? तो मानव विकास, राष्ट्र विकास। तो राष्ट्र विकास, मानव विकास, समाज विकास के बारे में जो बात करते हैं वो है सैमुअलसन। समझ में आ रहा है? इस बात को आप लिखना, ठीक ना? देखिए अगला टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में आप सीख रहे हैं वो है डिफरेंस, मतलब अंतर। डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में अंतर जानना है? तो माइक्रो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? व्यष्टि। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस हिंदी में हो गया व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताना है। तो आपको हम 5 अंतर तो बहुत सारा निकल के आ सकता है, लेकिन एग्जाम में आपका यदि आता है ये क्वेश्चन तो 5 अंतर आप लिख देना, बहुत काफी रहेगा। इतना जानना भी काफी है आपके लिए भी, ठीक है? आप लोग पहले बता दिए कि माइक्रो, जिसको हिंदी में व्यष्टि जिसका दूसरा नाम है सूक्ष्म, छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है हिंदी में समष्टि, इसका दूसरा हिंदी अर्थ है व्यापक या फिर बड़ा बोल सकते हैं, ठीक है? और वही छोटा और बड़ा से मालूम चल जाता है कि व्यष्टि में क्या पढ़ना है और समष्टि में क्या पढ़ना है, माइक्रो में क्या पढ़ना है, मैक्रो में क्या पढ़ना है। पहले भी हम ऐसे बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप देख सकते जाके, वहां बता दिए थे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का, एक व्यापार का, एक उद्योग का, इन्हीं चीजों का आर्थिक अध्ययन मतलब धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो चलिए अंतर करते हैं। तो आप अपना घर पे जाके क्या करना, 3 कॉलम खींच लेना। एक आधार का कॉलम रहेगा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का, एक समष्टि अर्थशास्त्र। आधार में यही सब पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद सबको डिल कीजिएगा जो हम अभी बता देंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिगत या संपूर्ण समस्या, आपको खुद मालूम चल गया होगा कि व्यक्तिगत किस में डालना है और संपूर्ण समस्या किस में डालना है। तो आपको पता है कि जब पर्सनल का बात आता है व्यक्तिगत का, तो व्यक्तिगत समस्याओं का, और भी कौन सा समस्या? आर्थिक। ध्यान रखना, आर्थिक को ध्यान रखना कि व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, लिख लेंगे उसमें। और पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का आर्थिक अध्ययन जिस अर्थशास्त्र के शाखा में किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। कोई समस्या को क्लियर। दूसरा व्यवहार, देखिए व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर लिख दिए हैं। आप व्यवहार को ट्रांजैक्शन भी जानते हैं, अकाउंट में व्यवहार को क्या नाम जानते हैं? ट्रांजैक्शन, जिसको लेन देन बोलते हैं, ठीक है? तो बिहेवियर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी पता चल रहा है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन होता है। व्यक्तिगत व्यवहार, अब बोलेंगे सर व्यक्तिगत व्यवहार में किन चीजों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? क्या क्या मतलब मनुष्य का कौन सा व्यवहार का अध्ययन होता है? जैसे वो झगड़ा करता है उस व्यवहार का क्या, वो गुस्सा करता है उस व्यवहार का क्या, वो दयालु है उस व्यवहार का क्या? नहीं, इन व्यवहारों का नहीं। जो धन से संबंधित व्यवहार है उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बोलेंगे कुछ तो बताइए सर, आप बोल सकते हैं, तो बता रहे हैं। देखिए जैसे एक व्यक्ति मांग करता है, मांग डिमांड, वस्तुओं का, सेवाओं का मांग करता है ना, तो मांग करना भी एक व्यवहार होता है, ठीक ना? एक व्यक्ति पूर्ति करता है, वो सप्लायर है, पूर्ति करता है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा होता है? जैसे मांग पे बात करते हैं, एक व्यक्ति का डिमांड करने का जो तरीका है वो कैसा होता है? डिमांड मतलब मांग करने का तरीका कैसा है? आपको पता है कि जब कीमत, जो वस्तु का डिमांड कर रहे हैं, यदि उस वस्तु का कीमत कम है तो डिमांड ज्यादा करते हैं, मांग ज्यादा करते हैं।
और जब उस वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मांग डिमांड कम हो जाती तो व्यवहार बोल सकते हैं कि व्यवहार को बदल जाता है, हमारा व्यवहार जो है बदल जाता है कीमत को आधार मानकर। और भी आधार है, आय भी हो सकता है, इनकम भी। इनकम ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड करेंगे, इनकम कम हो गया कम डिमांड करेंगे। कीमत के साथ देखो तो उल्टा चल रहा है, कीमत बढ़ गया वस्तु का तो हम लोग डिमांड कम करते हैं, मांग कम करते हैं। कीमत बढ़ गया तो मांग हम लोग ज्यादा करते हैं। जैसे कीमत घट गया तो ज्यादा मांग करते हैं, कीमत बढ़ गया तो कम करते हैं। मांग हम लोग कम करते हैं। हम लोग करते कि नहीं करते? आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप खुद देख लो आपका ये व्यवहार है कि नहीं है। लेकिन पूर्तिकर्ता क्या करता है? जब कीमत बढ़ता है तो पूर्तिकर्ता का व्यवहार क्या है? जब कीमत बढ़ता है तो वो सप्लाई ज्यादा करता है, सप्लाई मतलब बेचता ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा कीमत पे बेचने से ज्यादा लाभ बनता है लोगों का। और कीमत कम होने पर वो कम बेचता है, लेकिन उसमें ज्यादा लाभ नहीं होता है। तो व्यवहार बदलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी एक इनकम का भी पॉइंट बता रहे थे कि यदि एक पर्सन का आप देख रहे हैं तो एक पर्सन का देख रहे हैं, उसका इनकम बढ़ गया है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। उसका इनकम लेस हो गया है, कम हो गया है तो उसका डिमांड भी घट जाएगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन खाली यही इनकम और प्राइस, यही दो ही फैक्टर है? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तत्व हैं, कारक हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति का व्यवहार या फिर पूरे देश का व्यवहार क्या होता है? बदलता है। तो व्यवहार का बात हो रहा है तो आप अभी इतना चीज जो बताएं वो सब नहीं लिख देना, वो समझने के लिए था, सीखने के लिए था। व्यवहार आप आधार में लिखेंगे और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मांग का व्यवहार, अब बोलेंगे सर हमको लिखना है, तब लिखना मांग का व्यवहार लिखना कि एक व्यक्ति का मांग का व्यवहार सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन में क्या बोले, स्थिति के आधार पर बदल देता है अपना व्यवहार। जैसे यदि वस्तु को कीमत बढ़ गया तो मांग घट जाता है, वस्तु कीमत बढ़ा तो मांग घटा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा। ठीक ना? ये आपको लिखना यदि होगा तो आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर व्यवहार मैक्रो में क्या लिखेंगे, समष्टि में क्या लिखेंगे? इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन होता है क्या? हाँ, समष्टि में क्या व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन होता है? नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के व्यवहारों का अध्ययन होता है। समझे? तो आप वहां लिखना कि समग्र राष्ट्र के व्यवहार का अध्ययन होता है। समग्र राष्ट्र में पूरा जनसंख्या शामिल हो जाता है। तीसरा क्या है? कीमत। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कीमत, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा मैक्रो में, व्यष्टि में, कि इसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु, सॉरी एक व्यक्ति नहीं, इसमें एक वस्तु की कीमत का अध्ययन किया जाता है। एक वस्तु या एक सेवा की कीमत का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि में नहीं किया जाता है। अरे इसमें एक वस्तु की कीमत का, एक सेवा की कीमत का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्र में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसमें तो आप सामान्य कीमत लिख दो, सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या लिखना समष्टि में कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। या फिर सामान्य नहीं लिखना है तो समग्र लिख लो, समग्र मतलब टोटल सभी वस्तुओं को। इसमें सिर्फ एक वस्तु का, व्यष्टि में सिर्फ एक ही वस्तु का, इसी कारण तो व्यष्टि नाम है इसका। व्यष्टि मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, छोटे स्तर पर यहाँ आर्थिक अध्ययन होता है। तो कीमत का अध्ययन करना भी आर्थिक अध्ययन है। कीमत क्यों घट गया एक वस्तु का, कीमत क्यों बढ़ गया एक वस्तु का, इसका अध्ययन करना भी क्या है? ये अर्थशास्त्र का हिस्सा है। किसका है? अब पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर वस्तु कीमत क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इसका अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र है, लेकिन उसका ब्रांच अलग है। उस ब्रांच का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। बताया था ना कि अर्थशास्त्र को दो भागों में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटने वाले व्यक्ति जो थे, एक्सपर्ट जो थे, विद्वान जो थे, वो थे रैगनर फ्रीस। बता दिए थे ना, फिर तो बोल दिए हैं। 1933 में क्या था? फिर देखो निर्णायक, डिसाइसिव, ठीक ना? निर्णायक तो किस बात का निर्णय, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस बात का निर्णय लिया जाता है? चलो आप करो। निर्णायक देखिए, तो निर्णायक व्यष्टि अर्थशास्त्र में निर्णायक मतलब, पहले निर्णायक मतलब क्या नहीं, निर्णय से संबंधित है। निर्णायक जो शब्द है वो निर्णय से बना हुआ है ना। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा ऐसा आधार है जिससे ये निर्णय लेता है? ठीक है, तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप लिखना मांग और पूर्ति ही निर्णायक कार्य करती है। निर्णय लेने में यदि कोई सहायता करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो कौन करता है?
मांग और पूर्ति। जैसे बोले ना कि कीमत क्यों बढ़ गया, क्यों घट गया, इसके पीछे का जो निर्णायक है, जो निर्णय लेने में सहायता करता कौन है, मांग और पूर्ति। आपको पता है कि जब मांग बढ़ने लगता है ना वस्तुओं का, तो कीमत भी बढ़ेगा। मांग जब घटने लगेगा ना, तो वस्तु का कीमत भी घटेगा। पूर्ति में भी वही हाल है, मांग कर बता रही, पूर्ति में वही हाल है कि जब पूर्ति ज्यादा करने लगेगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो पूर्ति भी ज्यादा होगा, सप्लाई भी ज्यादा होगा, विक्रेता ज्यादा मात्रा में वस्तुओं को बेचेंगे, तो वहाँ सस्ता हो जाता है वस्तु, कम की मतलब वस्तु की कीमत कम हो जाता है। और जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई कम होगा तो ये दाम बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ेगा। ये तो नियम है। तो यही बोल रहा है कि निर्णायक, तो माइक्रो में, व्यष्टि में निर्णायक कौन है, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो में, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णायक कौन होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णायक के रूप में काम करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगार, और वहाँ भी मांग है, लेकिन वहाँ समग्र मांग है। समग्र मतलब एग्रीगेट डिमांड। क्या क्या बोल रहे सुनाई दिया, समष्टि अर्थशास्त्र में लिखना कि रोजगार, राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ये सब निर्णायक कार्य करते हैं या निर्णायक हैं। ठीक है, इसी के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन हो पाता है कि देश का स्थिति, अपने देश का स्थिति या आर्थिक स्थिति कैसा है। यदि कहेंगे रोजगार अच्छा है, सबको रोजगार मिल रहा है आपके राष्ट्र में, आपके देश में, तो कह सकते हैं कि आपका जो आर्थिक स्थिति आपके देश का, आपके राष्ट्र का, आपके नेशन का अच्छा है। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, कीमत और पूर्ति यदि आपका सही चल रहा है तो आपके देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छा है, अर्थव्यवस्था सही चल रहा है आपका। फिर क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत आ गया, तो सिद्धांत, इसमें वही बात लिखना है कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में ज्यादा मत लिखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में लिखना है, इसमें रोजगार सिद्धांत, आय सिद्धांत और भी अन्य सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तब जाकर आपका डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका काम क्या है, कॉलम खींच के करना, हम अभी यहाँ पर समझा दिए हैं, अभी अब ऑफ करेंगे, मतलब वो रोकेंगे। बढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है, तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़िएगा, उसका भी फायदा है, और समष्टि पढ़ेगा, उसका भी लाभ है आपका। ऐसे तो कोई भी विषय पढ़ो लाभ ही लाभ है, समय में काम आता है वो। लेकिन वो सब नहीं लिखना है कि भविष्य में हमको रोजगार इससे मिलेगा, भविष्य में एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब चीज़ पूछा जाएगा, वहाँ लाभ मिलता है, वो नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका जो प्रमुख महत्व है, जिसके कारण से इसका अध्ययन किया जा रहा है, उसको सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी सिर्फ कौन, माइक्रो, मैक्रो नहीं, सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिलता है, क्या आपके पास कौन सी जानकारी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर 5 फायदा लिखा हुआ है, 5 महत्व लिखा हुआ है। पहला है नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक। यदि आपको क्या जानना है, अभी पहले तो घर जाके अभी क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या बनाना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व का वर्णन करें। सुना दिया, क्वेश्चन ये बनेगा, बोल चुके हैं, ऑडियो आप सुन लेना। उसमें पहला पॉइंट क्या लिखना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक, और डैश देके डील करना। डील क्या करोगे वो अभी हम समझा देते हैं, उसको सुन सुन के और अपना भी थोड़ा दिमाग खर्च करके अपने से भी कुछ लिखना, मेरा ही सब मत लिख देना, इसलिए इतना समझा रहे हैं। पढ़ाई का सिस्टम यही होता है, पहले बता दिए, हम फिर से लेक्चर नहीं देंगे इसका। पढ़ाई का यही सिस्टम है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में अच्छा से सुनो और घर जाके खुद से लिखो, तब इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, नहीं तो यहाँ पे बोले आप छापे, ये पढ़ाई का सिस्टम नहीं होता है, इससे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, आप सिर्फ छापने वाला व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। नेसेसरी टू स्टडी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि अर्थशास्त्र हो, हमको यदि अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है, पिछले क्लास में बात किए थे अर्थव्यवस्था क्या है, पिछले क्लास में बात किए अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। तो उसमें बताए थे कि पूरे संसार में एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए लगा हुआ है। पूरा संसार 5 कामों से 4 कामों से
मतलब 4 कार्य करके अपना धन वो जो इकट्ठा कर सकता है, धन कमा सकता है। क्या क्या था? तो बोले थे उत्पादन। प्रोडक्शन, उत्पादन, और इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कई लोग कमा रहे हैं, वितरण करके बेचकर वस्तुओं को पहुंचा कर कमा रहे हैं। और क्या था? लास्ट में था एक्सचेंज, भोक्ता एक्सचेंज। वो चौथा 5वां छोड़ दो कि कंज्यूमर, जैसे था ना कि कंज्यूम करना, उपभोग करना, उसको हटा दो, वो तो बेस है। यदि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि यदि पेट नहीं होता ना तो ये अर्थव्यवस्था भी नहीं होता। पेट है, शरीर है तो अर्थव्यवस्था है। क्योंकि पेट खाना मांगता है तो खाना के लिए आपको खाना खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए आपको धन चाहिए, तो धन आपको कमाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा सा कल्पना ऐसा करते हैं कि दुनिया से सब कुछ, मतलब दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका पेट वाला प्रॉब्लम, भूख लगना ही बंद हो जाए, तो बताइए ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या चलते रहेगा? हमको लगता है ये अर्थव्यवस्था नाम का चीज रहेगा भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। जब भूख ही नहीं लगेगा तो लोग आराम से घर पे आराम करेगा, कहाँ जाएगा? कोई फैक्ट्री जा रहा है, फैक्ट्री जाना छोड़ देगा, कोई डॉक्टर है तो अपना मेडिकल जाना छोड़ देगा, कोई टीचर है तो टीचर पढ़ाना छोड़ देगा। सब जो भी काम करते हैं वो सब काम अपना छोड़ के बैठ जाएंगे। नहीं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में लोग जाने थे, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था को आप जाने हैं तो किसके कारण जाने हैं? अर्थशास्त्र के कारण जाने हैं ना। भले ही अभी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आप अर्थव्यवस्था को जानेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में भी आप अर्थव्यवस्था को जानेंगे कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करता है। अब आप घर जाके जब वीडियो देखिएगा, ऑडियो सुनिएगा, तो कहिए सर हमको समझ में नहीं आया कि लिखे क्या, आप तो बोल दिए। तो वही तो आपको हम जो बोल रहे हैं उसी में से अपना थोड़ा सा बुद्धि भिड़ाना है, बुद्धि लगाना है, और खुद से लिखना है कि आखिर क्या लिखना चाहिए। तब पर भी हम लास्ट में बता ही देते हैं कि क्या लिखना, तो दैट देगा क्या लिखना, ज्यादा भी नहीं लिखना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से एक लाभ ये मिलता है कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। इतना लिख सकते हो? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह लाभ मिलता है कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था काम कैसे करता है, ये इन बातों की जानकारी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलती है। लिख सकते हैं इतना? अभी बोल दिए तो अभी नहीं बोलते तो बोलते कि आप तो बहुत कहानी सुना दी, क्या सब लिखते हैं? नहीं। तो यही तो इसकी देखो सीधा सी बात है, ये भगवान तो दिमाग बना के भेज दिया, ये दिमाग दे दिया हम लोगों को, लेकिन चलाना भी सिखाएगा वही आके, क्या आपको खुद से चलाना पड़ेगा। तो अब चलाना है तो उसके लिए आपको अब यहाँ सुनना होगा, सुनकर घर जाके अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा। आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, आजकल के स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या कहाँ पर है कि वो चाहते हैं कि मिनटों में हो जाएगा, हम बैठे हैं और होमवर्क हो जाए। तो ऐसा टीचर खोजते हैं या ऐसा वीडियो खोजते रहते हैं जिसमें सब कुछ बता दे, अपना दिमाग खुश न लगे। तो जब आपका दिमाग नहीं चलेगा तो जिस तरह लोहा को आप बाहर रख दीजिएगा पानी में, तो वो नमी के कारण उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो दिमाग का हाल भी वही होता है, यदि इसको नहीं चलाइएगा तो खाली रहते रहते जंग लग जाएगा, और भविष्य में फिर वो दिमाग आपका चलेगा नहीं। आपका दिमाग उससे बोलते बुद्धू हो जाना, धुंध हो जाना, वो हो जाता है। तो हम मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा, हम आपको खुद से अपने दिमाग का डेवलपमेंट के लिए, काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। दूसरा फायदा क्या आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से? दूसरा लाभ क्या मिलता है आपको? आर्थिक समस्याओं के निर्धारण में सहायक होता है। आर्थिक समस्या, धन से संबंधित समस्या, आर्थिक समस्या, हर इंसान एक तरह से देखो तो आर्थिक समस्याओं से उलझा हुआ है। लेकिन कैसे जानेंगे कि आर्थिक समस्या आखिर होता क्या है? आर्थिक समस्या के बारे में कौन सिखाता है आपको? तो वही डायरेक्ट करके लिखना है कि आर्थिक समस्या आखिर क्या होता है, इसकी जानकारी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से मिलती है। इतना लिख सकते हैं। अब बाकी में एक्स्ट्रा जो बोलेंगे वो सब नहीं लिख देना है। अब जैसे हम एग्जाम्पल बात करेंगे कि आर्थिक समस्या देखा जाए तो प्रत्येक के नजरिए से अलग अलग है। कोई जैसे कम कमा रहा है उसके लिए वो आर्थिक समस्या है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है लेकिन वो उस कमाई से कुछ खरीद नहीं, मतलब उसको कुछ खरीदना है, कुछ ऐसा वस्तु खरीद रहा है जो उसके बजट से बाहर है। समझ रहे हैं? किसी वस्तु की कीमत बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण आपको डिमांड कम करना पड़ गया, ये आर्थिक समस्या है। नहीं,
मान लीजिए कि आप डेली यूज में सब्जी होता है, अनाज आता है, सब्जी ज़्यादा करके आप देखो सब्जी का रेट जो है ऊपर नीचे डेली होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अभी जैसे टमाटर लेने जाओ तो अभी हो सकता है कैसे है 40 रुपये है, इस पार में 40, उस पार में पता नहीं कितना, तो 40 है। ये कभी कभी आपका 100 चला जाता है, टमाटर का जो प्राइस है वहाँ 100 चला जाता है, तो वहाँ पर फिर हम लोग टमाटर नहीं खरीद पाते हैं। जो मिडिल फैमिली है, वो भी लोअर लेवल के जो मिडिल फैमिली पर्सन है वो उसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या आर्थिक समस्या नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। धन रहता तो क्या नहीं खरीदते, 100 रुपये के जी भी खरीद लेते हैं, धन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। आर्थिक समस्या के निर्धारण में सहायक, ये तो हो गया। तीसरा क्या है, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आर्थिक नीति तैयार करने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको आर्थिक नीति तैयार करने, नीति समझते हैं, पॉलिसी इंग्लिश लिखा ही है, नीति मतलब किस प्रकार से आपको आर्थिक समस्या से बाहर निकलना है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपके जीवन में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गया है उसको यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान आपको यदि है तो आप उसके लिए आर्थिक नीति, देखो कोई भी समस्या से निकलने के लिए नियम और नीति बनाना पड़ता है, आपको पता है। कोई भी समस्या हो, जिंदगी में कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए या पूरे देश के लोगों के जीवन में आ जाए, तो वहां पर नीति बनाया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, जिससे वो समस्या उत्पन्न मतलब वो समस्या समाप्त हो जाता है और फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कानून बना हुआ है कि आपको जब रोड पे चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड ही चलना है, इंडिया में तो लेफ्ट साइड चलने का है ना, हाँ। और आप जब फोर व्हीलर बैठते हैं तो उसका स्टीयरिंग कौन सा होता है, राइट साइड होता है, और चलना कौन सा है, लेफ्ट साइड है। वही अभी यूएस चल जाओ तो वहाँ रोड पे चलने का क्या है मेथड, वहाँ का पॉलिसी क्या है, राइट साइड चलना होता है। और कौन सा चलना होता है, राइट साइड। इंडिया में लेफ्ट साइड चलना होता है। तो ये पॉलिसी बना हुआ है ना, ये नियम, ये लॉ बना हुआ है ना, नहीं बना हुआ तो कितना प्रॉब्लम होता। जिसको मन होता लेफ्ट चलता, जिसको मन होता राइट चलता, तो एक्सीडेंट होता, दुर्घटनाएं होती, लोगों का मृत्यु होता वहाँ पर, ठीक है, बहुत नुकसान होता है। तो यदि वही बात यहाँ बोल रहा है कि यदि आपको आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ गया है और आर्थिक समस्या से आपको निकलना है तो आर्थिक नीति बनाइए। क्या बनाइए, आर्थिक नीति बनाइए। आर्थिक नीति बनाने के लिए आपको योग्य होना पड़ेगा। योग्य होने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र। वही आपको सिखाएगा कि नीति कैसे बनता है, आर्थिक नीति कैसे बनता है। आप बोले सर वैसे क्या लिखेंगे, आप तो बोल दिए बहुत कुछ, तो आपको बस ये लिखना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक नीति बनाने लायक बनना है, बनाने योग्य बनना है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हम आर्थिक नीति भी तैयार कर सकते हैं या तैयार करने योग्य बन सकते हैं। फिर क्या है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, हिंदी भी लिखा है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यवहारिक मतलब जो व्यवहार में है, सभी तो व्यवहार में ही है, ठीक है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक। यदि आपको व्यवहारिक अर्थशास्त्र की जानकारी लेनी है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये भी एक लाभ है, ये भी एक महत्व दिखा रहा है। फिर क्या है, पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक। यदि आपको पूंजीवादी प्रणाली को समझना है तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब थोड़ा एक्स्ट्रा बोलेंगे कि पूंजीवादी प्रणाली है क्या। आपसे हम सवाल करते हैं कि भारत अभी कौन सा अर्थव्यवस्था अपना के रखा है। पूरी दुनिया में नॉर्मली सामान्यतः 3 अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित, एक समाजवादी। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। मिक्स इकोनॉमी मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस, कंपनी जो भी बोलिए, और पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक सरकारी, ये मिलके यहाँ काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे यूएसए ले लेते हैं तो वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया है। कैपिटलिस्ट जैसे ही बोलते हैं मतलब क्या निकला, तो वहाँ पर अधिकतर सेक्टर या बिजनेस या कंपनी या इंटरप्राइज वो प्राइवेट है। क्या है, प्राइवेट है। गवर्नमेंट भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का वहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा है। अब बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर लगभग 1% या 2%, 1-2% नहीं बोल रहे हैं, लगभग मतलब 100% में से 99% जो इंडस्ट्री होता है वो पब्लिक सेक्टर का होता है, मतलब सरकारी होता है, सार्वजनिक होता है। चलिए दिमाग में जा रहा है, ये पार्ट ठीक से नहीं है। पूंजीवादी प्रणाली किसे बोलते हैं, जो अपना कैपिटल लगा नहीं, अरे पूंजीवादी प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी कहा जाता है जहां पर अधिकतर जो इंडस्ट्री है, मतलब उद्योग धंधे जो है वो प्राइवेट हाथों में है, मतलब उसका मालिक जो है एक प्राइवेट पर्सन है, एक निजी व्यक्ति है। जिस राष्ट्र में, जिस नेशन में, जिस देश में, जिस स्थान में अधिक मात्रा में प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, सुन रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वो खुद से कीमत कितना रखना है उसका निर्धारण खुद से करता है, कब बेचना है, कब खरीदना खुद से करता है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पूंजीवादी बनाएंगे, पढ़ाएंगे, टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ना है, समझाएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंस, 5 इम्पोर्टेंस लिखा है, इसको आपको डील कर लेना है। फिर घर जाके प्रॉब्लम गिनाना हमको कि नहीं हुआ, आप कीजिए, बंद ही कर दो। ठीक है, समझ बुझ